चलिए क्वेश्चन नंबर 601 को पढ़ते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड व्हेन क्लाइंट इज अलाउड ऑफ बेड आफ्टर एन अबव नी एम्पुटेशन। अबव नी एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट को अलाउड है आउट ऑफ बेड, तो नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्शन देगी। एक बात याद रखना बच्चे, जब भी नी एम्पुटेशन या अबव द नी एम्पुटेशन इस तरीके के शब्द आपके क्वेश्चन में आए, ठीक है, नी एम्पुटेशन या अबव द नी एम्पुटेशन इस तरीके के शब्द आपके क्वेश्चन में आए, आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर हिप कॉन्ट्रैक्चर एक शब्द होता है, उसका बहुत खतरा होता है। कॉन्ट्रैक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ कुछ अकड़न जैसा। तो हिप कॉन्ट्रैक्चर सबसे बड़ा खतरा होता है उन व्यक्तियों में जिन व्यक्तियों में अबव नी एम्पुटेशन हो रखा है। इसीलिए हिप कॉन्ट्रैक्चर को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करो कि जैसे हम व्यक्ति सुपाइन लेटता था तो हम व्यक्ति को कहते थे कि आप 24 घंटे में आधे मिनट के लिए 4 बार प्रोन पोजीशन में लेट लीजिए। ये भी तो हिप कॉन्ट्रैक्चर को बचाने के लिए बोला जाता है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि आप अपने हिप को एक्सटेंशन में रखें एंड अलाइनमेंट में रखें, एक्सटेंशन रखें एंड अलाइनमेंट में रखें, ताकि उस व्यक्ति को हिप कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 602। अ क्लाइंट हैज़ टोटल नी रिप्लेसमेंट। एक व्यक्ति का टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया है एंड कंटिन्यूस पैसिव मोशन डिवाइस इज बीइंग यूज्ड, और कंटिन्यूस पैसिव मोशन डिवाइस यूज़ किया जा रहा है। द नर्स कंक्लूड दैट द टीचिंग वॉज इफेक्टिव एंड द क्लाइंट सेज द गोल ऑफ दिस थेरेपी इज टू इम्प्रूव। क्यों उस व्यक्ति को कंटिन्यूस पैसिव मोशन डिवाइस दिया जा रहा है या यूज़ किया जा रहा है। तो ये डायग्राम देखो बच्चे, ये होता है कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन, और एक कंटिन्यूस पेशेंट की लेग की क्या करती रहेगी, पैसिव मोशन करवाती रहेगी पेशेंट की। अब ये क्यों यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन क्यों यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन होती है ना बच्चे, ये टोटल नी रिप्लेसमेंट वाले व्यक्ति में यूज़ किया जाता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट वाले व्यक्ति में। और क्यों किया जाता है, ये क्या करती है, जो नी है ना, जो अभी अभी नी रिप्लेसमेंट किया है उसके फ्लैक्शन वगैरह को क्या करती है, इंक्रीज करती है। नी के फ्लैक्शन वगैरह करेगी, इंक्रीजेज नी फ्लैक्शन, यह नी के फ्लैक्शन को, मुड़ने को इंक्रीज करेगी विदाउट वेट बियरिंग, वेट ना डालते हुए। क्योंकि अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो नीज पे वेट पड़ेगा, लेकिन बिना वेट डाले मशीन उसको क्या करती है, नी को मोड़ती है, फ्लैक्शन करती है उसका, ठीक है, ताकि उसका फ्लैक्शन इंक्रीज हो। इसीलिए कंटिन्यूस पैसिव मोशन एक्सरसाइज। तो इम्प्रूव जॉइंट फ्लैक्शन इसका आंसर होगा। जो जॉइंट फ्लैक्शन को इम्प्रूव करती है मशीन, पैसिवली आपके जॉइंट को, आपके पाँव को खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी बंद करेगी, जिससे आपका नी का जो फ्लैक्शन है, मुड़ने की जो काबिलियत है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 603। 603, व्हेन शुड द नर्स बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। आप किसी व्यक्ति में रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस कब शुरू करोगे, व्हेन अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एन एम्पुटेशन, जब उस व्यक्ति का एम्पुटेशन होने वाला है। अगर उस व्यक्ति का एम्पुटेशन होने वाला है तो आप उस व्यक्ति में रिहेबिलिटेशन कब शुरू करोगे। तो याद रखना, ऐसे व्यक्तियों में रिहेबिलिटेशन सर्जरी से पहले ही स्टार्ट कर दी जाती है, ये करेक्ट आंसर है। आपको सर्जरी से पहले ही उसको प्री ऑपरेटिव टीचिंग देनी है, आपको सर्जरी से पहले उसको प्री ऑपरेटिव टीचिंग देनी है कि आपको कैसे, इसके बाद क्या आपकी सर्जरी रहेगी, इसके बाद कैसे कैसे आपका रिहेबिलिटेशन होगा, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें उसको सर्जरी से पहले ही दे देनी होती है। तो आंसर जाएगा बिफोर द सर्जरी हम स्टार्ट कर देते हैं रिहेबिलिटेशन, जिसका एम्पुटेशन होना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 604। आफ्टर द नी अबव द नी एम्पुटेशन, एक व्यक्ति का अबव द नी एम्पुटेशन क्या हुआ है लेग का। अ क्लाइंट रिपोर्ट्स पेन इन फुट दैट इज नो लॉन्गर देयर। वो बताता है कि जो पाँव का हिस्सा उसका काट दिया गया है, उस पाँव के हिस्से का दर्द उसको हो रहा है, ठीक है, जबकि वो यहाँ से कट कर दिया गया है। नो लॉन्गर देयर। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड अबाउट फैंटम लिम्फ पेन। और इसको क्या कहते हैं बच्चे, फैंटम पेन। जिस पार्ट को
कट करके हटा दिया होता है, अगर उस पार्ट का पेन व्यक्ति को अभी भी फील हो रहा होता है तो उसको कहते हैं फैंटम लिम्ब पेन, लिम्ब पेन। या फिर इसका दूसरा नाम होता है घोस्ट पेन, घोस्ट पेन, फैंटम लिम्ब पेन या फिर घोस्ट पेन। तो क्यों उसको ये फैंटम लिम्ब पेन या घोस्ट पेन हो रहा है, नर्स क्यों बताएगी? क्योंकि बच्चे पाँव तो उस व्यक्ति का यहाँ से एम्पूटेट कर दिया गया है, लेकिन नर्व्स जो अभी भी है ना, वो अभी भी एक्टिव है, इसलिए उन नर्व एंडिंग्स की वजह से उसको पेन होता है, ध्यान रखना। इसलिए आंसर जाएगा कि उसको फैंटम लिम्ब पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि नर्व एंडिंग इन द लिम्ब आर स्टिल इंटैक्ट एंड रिएक्टेड टू स्टिमुलाई। नर्व एंडिंग अभी भी इंटैक्ट है और वो स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट करती हैं, जैसे प्रेशर, टच, टेम्परेचर, पेन, कोई सा भी स्टिमुलाई मिलेगा तो वो नर्व एंडिंग रिएक्ट करती है, जिस वजह से व्यक्ति को पेन होता है। ठीक है, तो काफ़ी बार आपसे पूछेगा फैंटम लिम्ब पेन क्यों होता है, नर्व एंडिंग्स की वजह से जो अभी भी क्या है, इंटैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 605। When crutch gait should what crutch gait should the nurse teach the client wearing a prosthesis after a single leg amputation? सिंगल लेग एम्पूटेशन के बाद व्यक्ति ने प्रोस्थेसिस पहना हुआ है, अब बताइए उसे कौन सा गेट इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे, ट्राइपॉड, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट या स्विंग थ्रू? तो सही आंसर जाएगा इसका बच्चे 4 पॉइंट गेट उसको बोला जाता है, उस व्यक्ति का जिसे प्रोस्थेसिस लगा हुआ है सिंगल लेग एम्पूटेशन के बाद। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है 4 पॉइंट गेट, ध्यान से देखिए। ये देखो बच्चे, ये होता है 4 पॉइंट गेट। Thank you so much for watching. एक बार दोबारा से देख लीजिए। Thank you so much. तो अभी अभी जो मैंने आपको गेट दिखाया ना बच्चे, वो 4 पॉइंट गेट है। आपने देखा होगा कैसे पहले वो लेफ्ट क्रच को मूव कर रहा है, राइट पाँव को मूव कर रहा है, फिर राइट क्रच को मूव कर रहा है, लेफ्ट पाँव को मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको 4 पॉइंट गेट कहते हैं और ये इस्तेमाल किया जाता है सिंगल लेग एम्पूटेशन के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 606 छोड़ दीजिए, आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 607। विच प्रिंसिपल शुड द नर्स कंसिडर व्हेन असिस्टिंग ए क्लाइंट विद क्रचेस टू लर्न 4 पॉइंट गेट? 4 पॉइंट गेट को सीखने के लिए क्या व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए? द क्लाइंट मस्ट बी एबल टू बियर वेट ऑन बोथ लेग्स। आपने अभी अभी वीडियो देखी कि उसको लेग्स में भी वेट होना चाहिए, वो अपना वजन दोनों पाँवों में उठा पाए, इसके वो काबिल हो। इसी मतलब क्रच के साथ ही वो अगर पाँव का यूज़ कर पा रहा है, दोनों पाँव का, जिसमें वो वजन डाल पा रहा है, तभी वो बेहतर तरीके से चल पाएगा। तो जो व्यक्ति 4 पॉइंट गेट को इस्तेमाल करना चाहता है वो ये इंश्योर करें, हमें एज ए नर्स इंश्योर करना है कि पेशेंट अपने दोनों पाँवों पर वेट को बियर कर पा रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ क्लाइंट इज ऑन स्किन ट्रैक्शन वाइल अवेटिंग सर्जरी फॉर रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर्ड फीमर। एक व्यक्ति का फ्रैक्चर्ड फीमर के लिए सर्जरी होनी है और उसको स्किन ट्रैक्शन पे रखा गया है। द क्लाइंट रिपोर्ट लेग डिस्कम्फर्ट एंड आस्क द नर्स टू रिलीज द ट्रैक्शन। क्लाइंट ने कहा कि उसको लेग डिस्कम्फर्ट हो रहा है और जो ट्रैक्शन में वेट है उसको हटा दिया जाए। व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स? नर्स का बेस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स क्यों होगा कि ट्रैक्शन में जो वेट बांधा जाता है वो क्यों बांधा जाता है? आंसर जाएगा आई कांट बिकॉज द वेट आर नीडेड टू कीप द बोन अलाइंड। वो जो वेट होता है वो बोन के अलाइनमेंट के लिए रखा जाता है बच्चे। वो जो वेट होता है ट्रैक्शन में, आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये रहा बच्चे, देखो ये इसे कहते हैं स्किन ट्रैक्शन। ये क्यों लगाया जाता है और यहाँ पर वेट लगाया जाता है? ताकि जो फ्रैक्चर्ड फीमर है या बोन है वो अलाइनमेंट में रहे, प्रॉपर अलाइनमेंट में, इसीलिए ऐसे ये वेट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। या आप बाकी इमेजेस भी देख सकते हैं। तो वजन का इस्तेमाल बोन के अलाइनमेंट के लिए किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 609। फॉर व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन, किसी हिस्से में सर्कुलेशन नहीं पहुंच रही है, शुड द नर्स असेस इन अ क्लाइंट विद लॉन्ग लेग कास्ट?
एक व्यक्ति के लॉन्ग लेग कास्ट लगा हुआ है और उस व्यक्ति के नीचे वाले हिस्से में सर्कुलेशन अगर नहीं पहुंच रही है तो उसके क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। एक तो बच्चे जो टोज़ है ना वो आपको उसकी स्वेलिंग होती हुई नज़र आएगी, स्वेलिंग ऑफ टोज़। और दूसरा जो रिफिल टाइप है, कैपिलरी रिफिल टाइम जिसे कहते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आंसर जाएगा प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल टाइम एंड स्वेलिंग ऑफ टोज़, इसका आंसर जाएगा। ये देखो बच्चे, ये इमेज जो है ये है कैपिलरी रिफिल की। इस तरीके से किसी भी भाग को शरीर के दबाया जाता है और उसके बाद जब छोड़ा जाता है तो उसको विदिन 3 सेकंड के अंदर उसको दोबारा से ब्लड से फिल होना होता है। तो हम समझ जाते हैं कि जो परफ्यूजन है टिश्यू का वो एडिक्वेट है। ठीक है, तो टिश्यू परफ्यूजन देखने के लिए कैपिलरी रिफिल किया जाता है। आपने काफ़ी बार ये टेस्ट देखा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 610, अ क्लाइंट हैज़ अ लॉन्ग लेग कास्ट। एक व्यक्ति में लॉन्ग लेग कास्ट लगा हुआ है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट इन प्रिपरेशन ऑफ क्रच वॉकिंग। क्रच वॉकिंग से पहले नर्स पेशेंट को क्या बताएगी। याद रखें, क्रच वॉकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हाथ, क्योंकि बच्चे बॉडी का सारा वेट किस पे जाता है, आपके पाम्स में। तो आपके ऊपर के जो 2 हाथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हम उन्हें कहेंगे कि आप एक्सरसाइज करिए बेड में टू स्ट्रेंथन द अपर एक्सट्रीमिटी। आप क्रच वॉकिंग से पहले बेड पर ही एक्सरसाइज किया कीजिए, जिससे कि आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो जाए, उनमें ताकत आ जाए। क्योंकि क्रच वॉकिंग में बॉडी का पूरा वेट जो बियर करना पड़ता है वो 2 हाथों को करना पड़ता है और उनमें भी पाम्स को करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था एक्जिला में कभी भी रेस्ट नहीं करेंगे क्रच को, वरना ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी हो जाती है, जिसे हम क्रच पाल्सी के नाम से जानते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस में, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रच पाल्सी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 611, व्हाट इंटरवेंशन शुड अ नर्स अवॉइड। क्या नहीं करना है टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द जॉइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी इन अ क्लाइंट विद पैराप्लेजिया। एक व्यक्ति जिसको पैराप्लेजिया है, अब तो समझ में आ गया ना बच्चे, ऊपर के 2 हाथ और 2 पाँव, जो पाँव होते हैं अगर दोनों पाँव का पैरालिसिस हो चुका है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराप्लेजिया। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का दोनों का पैरालिसिस कहलाता है पैराप्लेजिया। और अगर किसी व्यक्ति को पैराप्लेजिया है तो नर्स उसे क्या करने के लिए अवॉइड करेगी। तो इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है, देखिए बच्चे, प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद एक्टिव एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन। मुझे बताओ, क्या वो व्यक्ति जिसके दोनों पाँव पैरालिसिस में है, क्या वो व्यक्ति एक्टिव एक्सरसाइज कर सकता है क्या? नहीं। आपको पैसिव एक्सरसाइज तो आप उसको करा सकते हो खुद से, उसके जॉइंट्स को, उसके पाँव को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा के, लेकिन वो खुद से एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एक्टिव एक्सरसाइज नहीं कर सकता व्यक्ति जिसको पैरालिसिस है। इसीलिए यह उत्तर गलत होगा और इसी को नर्स को अवॉइड करना है। प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद एक्टिव एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन, यह गलत है। ठीक है, यानी कि हमें इसी चीज़ को अवॉइड करना है। पेशेंट एक्टिव एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा जिसको पैराप्लेजिया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बच्चे, इस स्लाइड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो ऐसा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बस देखते जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट निकल के नहीं आता है। जैसे रिफाम्सिन से मान लीजिए ऑरेंज कलर का यूरिन होता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कराता है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर तो बस आपको क्वेश्चन समझते जाना है और आंसर सुनते जाना है। ठीक है, होपफुली ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आने वाली स्लाइड्स में आते जाएंगे। पीछे भी काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है, पर यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा लाइट है, इनको बस देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 612 इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। What does the nurse determine is the most likely cause of renal calculi in a client with paraplegia? पैराप्लेजिया के व्यक्ति में रीनल कैलकुलाई बनने का क्या कारण रहा होगा? मेरी बात सुनिए, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि मान लीजिए कोई बोन है और कोई व्यक्ति है जो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी यानी काफ़ी लंबे समय तक बेड रेस्ट में है और उसकी मोबिलिटी बिल्कुल नहीं हो रही है, वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है प्रोलॉन्ग, चाहे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो, चाहे पैराप्लेजिया पैरालिसिस हुआ हो बोथ लेग्स का। ऐसे व्यक्तियों में आप देखोगे कि मोबिलिटी बिल्कुल नहीं है, बेड रेस्ट बहुत लंबे समय तक वो क्या है, बेड रिडन में है, बेड में पड़े हुए हैं, मोबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों में
क्या होता है, बोन से कैल्शियम निकल कर अब जाने लगता है, कहाँ जाने लगता है, ब्लड में। बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में जाना लगता है उन व्यक्तियों में जो जिनमें बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं है, और इसको कहते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ठीक है। तो ये ज़्यादा होने लगता है इमोबिलिटी के साथ, इसीलिए आप देखोगे कि ब्लड में कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ऐसे व्यक्तियों में जिनमें प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी है, और जब कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाता है तो कैल्शियम स्टोन बनने का खतरा और भी अधिक हो जाता है। तो ये बताइए कि जिसमें प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी है या पैराप्लेजिया या पैरालिसिस वाले व्यक्ति में रीनल कैल्कुलाई बनने का खतरा क्यों है बच्चे? क्योंकि एसिलरेट हो चुका है, बढ़ चुका है बोन का डीमिनरलाइजेशन। बोन में से कैल्शियम निकल के किस में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। इसकी वजह से कैल्शियम स्टोन बनने का खतरा बढ़ चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 613, अ क्लाइंट हु हैज़ बीन इमोबिलाइज्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक इमोबिलाइज्ड है। क्वेश्चन द नीड ऑफ टिल्ट टेबल, उस व्यक्ति को टिल्ट टेबल की ज़रूरत क्यों है? एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत लंबे समय तक इमोबिलाइज्ड है या मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स दैट द टिल्ट टेबल इज़ यूजफुल, ये टिल्ट टेबल क्यों दी जा रही है? मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बताया जब भी किसी व्यक्ति में प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी होती है उसका कैल्शियम बोन से कहाँ पर चले जाता है, ब्लड में चले जाता है। ऐसे टाइम पर हम एक टेबल का यूज़ करते हैं, टिल्ट टेबल। इसमें अगर आप व्यक्ति को लेटा दो तो इमोबिलिटी तो है, लेकिन वेट थोड़ा सा व्यक्ति क्या करने लगता है, अपना वेट बियर करने लगता है, ठीक है। क्योंकि इस पोजीशन की वजह से थोड़ा सा व्यक्ति अपना वेट बियर करने लगता है, और जब वो अपना वेट बियर करने लगता है तो ये जो प्रोसेस हो रही थी ना कि बोन में से कैल्शियम कहाँ जा रहा था, ब्लड में, ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है क्योंकि अब वेट बियरिंग शुरू हो गया है। तो इसको रोकने के लिए हमने उसको टिल्ट टेबल पर बिठाया है या लेटाया है, याद रखना। तो अगर कभी आपसे पूछे कि टिल्ट टेबल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है तो आप बताओगे प्रिवेंट लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन से जो लॉस ऑफ कैल्शियम हो रहा था उसको रोकने के लिए हमने टिल्ट टेबल का इस्तेमाल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 614, अ क्लाइंट इज प्लेस्ड इन व्हर्लपूल टब टू रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, उसको आप कह सकते हैं स्विमिंग पूल में डाला हो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के लिए एक व्यक्ति को। द क्लाइंट आस्क्ड द नर्स अबाउट द नीड टू एक्सरसाइज इन वाटर, मुझे पानी में एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? द नर्स एक्सप्लेन दैट रिहेबिलिटेटिंग एक्सरसाइजेस कैरीड आउट अंडर वाटर यूटिलाइज द वाटर। बच्चे देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं ना रिहेबिलिटेशन फेज में, तो उसको बोला जाता है कि आप पानी के अंदर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेन वगैरह होने का रिस्क कम होता है, स्ट्रेन कम पड़ता है बॉडी में स्ट्रेन कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि पानी में होता है बोयांट फोर्स, ठीक है। बोयांट फोर्स की वजह से शरीर पर दबाव कम पड़ता है, जिसकी वजह से आप रिकवरी के टाइम पर अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। आप पे जो दबाव पड़ेगा, शरीर पे स्ट्रेन पड़ेगा, वो कंपैरेटिवली कम पड़ता है, ठीक है। किस वजह से? बोयांट फोर्स की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 615, व्हाट साइन एंड सिम्टम शुड अ नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर। नेक ऑफ फीमर अगर फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? याद रखना बच्चे, शॉर्टनिंग हो जाती है अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी की विद एक्सटर्नल रोटेशन। जिस एक्सट्रीमिटी में नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर्ड है वो एक्सट्रीमिटी आपको थोड़ी सी छोटी नज़र आएगी और एक्सटर्नल रोटेशन होता हुआ वहाँ पर नज़र आएगा। इमेज देखिए, ये देखिए, ये है फीमोरल नेक फ्रैक्चर, अब देख पा रहे होंगे। फीमोरल नेक फ्रैक्चर, और अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्चर्ड फीमर ऑफ नेक की वजह से क्या हो गया, एक तो लिम्ब छोटी हो गई है इस पाँव के मुकाबले, देखिए ये पाँव थोड़ा छोटा हो गया है और इसका एक्सटर्नल रोटेशन हो गया है बाहर की तरफ। ये देखिए ये पाँव आपको होता हुआ नजर आएगा। तो ये दो साइन एंड सिम्टम याद रखना, शॉर्टनिंग ऑफ दैट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एंड द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी। ये दो जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट है इन केस ऑफ फीमर नेक फ्रैक्चर।
तो आंसर जाएगा बच्चे शॉर्टनिंग ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विद एक्सटर्नल रोटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 616। अ क्लाइंट विद फ्रैक्चर्ड हिप इज प्लेस्ड ऑन ट्रैक्शन। ट्रैक्शन लगाया गया है एक व्यक्ति में जिसको फ्रैक्चर्ड हिप है एंड सर्जरी कैन बी परफॉर्म। व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रैक्शन। किसी भी व्यक्ति में ट्रैक्शन क्यों लगाया जाता है, मैंने आपको ट्रैक्शन का डायग्राम दिखाया था, क्यों लगाया जाता है किसी भी व्यक्ति में ट्रैक्शन। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे टारगेट हाई वगैरह में पूछेगा। इसीलिए लगाया जाता है बच्चे किस चीज़ से बचाने के लिए, ताकि रिलीफ हो सके मसल स्पाज्म एंड पेन। दो ही चीज़ याद रखना, मसल स्पाज्म से बचाने के लिए और पेन से बचाने के लिए, ठीक है। और उसमें जो वेट लगाते हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा, मसल स्पाज्म को हटाने के लिए, पेन हटाने के लिए, प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इमेज देख लीजिए, तो ये है बच्चे इमेज ट्रैक्शन की, देख लीजिए इस तरीके से ट्रैक्शन होता है। और काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछेगा बक्स ट्रैक्शन का डायग्राम, तो याद रखिए ये होता है बक्स ट्रैक्शन इस तरीके से। फिर पूछेगा रसल ट्रैक्शन। रसल ट्रैक्शन में एक ऊपर जाते हुए नजर आएगी रूप और एक सामने। तो रसल ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन, ब्रियांट ट्रैक्शन, जिसे गैलोप ट्रैक्शन भी कहा जाता है, गैलोप ट्रैक्शन। ये न जाने कितनी बार दिल्ली एम्स में ये डायग्राम आया हुआ है। बच्चे का अगर फीमर फ्रैक्चर है तो उसमें यूज़ करते हैं, दोनों पाँवों को इस तरीके से उठा देते हैं, उसे ब्रियांट ट्रैक्शन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। बक्स ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सीधा, और रसल ट्रैक्शन ऊपर फिर देन सीधा। तो ये रसल ट्रैक्शन, ब्रियांट ट्रैक्शन और बक्स ट्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। हेड में जो ट्रैक्शन लगता है उसको कहते हैं हेड हॉल्टर, ये आपको याद होना चाहिए, हेड हॉल्टर, है ना। तो ये हेड हॉल्टर, ब्रियांट ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन एंड रसल ट्रैक्शन नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अब इस इमेज में देखिए इसका नाम बदल चुका है, इसे गैलो ट्रैक्शन कहा जा रहा है। तो ब्रियांट ट्रैक्शन या गैलो ट्रैक्शन सेम बात होती है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और रसल ट्रैक्शन में एक ऊपर जाते हुए देन सामने जाते हुए आपको नजर आएगा, वो होता है रसल ट्रैक्शन। सिंपल ट्रैक्शन तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और इसके टाइप्स देख लेते हैं। ये देखिए ये रसल ट्रैक्शन है, ऊपर जाके एंड देन ऐसे, ठीक है। ये बक्स ट्रैक्शन है, देखिए सामने फीट के, बक्स ट्रैक्शन एंड देन और कोई, ये देखिए ये कौन सा ट्रैक्शन है बताइए, गैलो ट्रैक्शन या फिर ब्रियांट ट्रैक्शन। ये देखिए कई बारी ये इमेज आपके नर्सिंग एग्जाम्स में आई हुई है। ये देखिए रसल में ऊपर और सामने, गैलो में दोनों पाँवों, बच्चे के फीमर फ्रैक्चर के लिए किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है, इसे ब्रियांट ट्रैक्शन या फिर गैलो ट्रैक्शन कहा जाता है। अब अगर मैं इतनी बारी दिखा रहा हूँ तो बच्चे कितना इंपॉर्टेंट होगा आप खुद से समझ जाइए, ठीक है। इस तरीके से बच्चे को उठाया जाता है जिस बच्चे का फीमर फ्रैक्चर हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये सारे ट्रैक्शन क्यों यूज़ किए जा रहे हैं बच्चे, मसल स्पाज्म से बचाने के लिए, पेन से बचाने के लिए एंड प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 617। अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद फ्रैक्चर ऑफ नेक। एक व्यक्ति में फ्रैक्चर ऑफ नेक है फीमर का। वट पोजिशन शुड द नर्स मेंटेन द क्लाइंट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। क्लाइंट की अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को कौन सी पोजीशन में नर्स को रखना चाहिए। तो बच्चे हो क्या रहा था, वो लिम्ब शॉर्ट हो जा रही थी और उसका एक्सटर्नल रोटेशन हो जा रहा था। तो एज अ नर्स हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसका इंटरनल रोटेशन करना है। इंटरनल रोटेशन विद एक्सटेंशन ऑफ नी एंड हिप। नी और हिप को एक्सटेंडेड रखना है और इंटरनल रोटेशन करना है उस पाँव का। तो फ्रैक्चर ऑफ नेक, फीमर का अगर फ्रैक्चर ऑफ नेक है तो हमें क्या करेंगे, इंटरनल रोटेशन करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे नी और हिप्स का। जबकि जब फ्रैक्चर हो रहा था तो क्या हो रहा था, एक्सटर्नल रोटेशन हो जा रहा था और शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब देखने को मिल रही थी। चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 618। द केयर प्लान फॉर अ क्लाइंट विद फ्रैक्चर्ड हिप। मैंने आपको बताया जब भी फ्रैक्चर्ड हिप का नाम आए या फिर नी एम्पुटेशन का नाम आए, हिप कॉन्ट्रैक्चर एक शब्द है जिसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मरीजों में हिप कॉन्ट्रैक्चर देखा जाता है। द केयर प्लान फॉर अ क्लाइंट विद फ्रैक्चर्ड हिप इंक्लूड नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। किस टाइप ऑफ फ्रैक्चर को आपको प्रिवेंट करना है पेशेंट में, फ्लेक्शन ऑफ द
हिप। इसका आंसर जाएगा बच्चे फ्लेक्शन ऑफ द हिप, क्योंकि फ्रैक्चर्ड हिप के बाद जो मसल स्पाज्म होती है बच्चे, जो मसल स्पाज्म होती है वो क्लाइंट की टेंडेंसी को, फ्लेक्स करने की जो टेंडेंसी है क्लाइंट की, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ हिप देखा जा सकता है। ठीक है, मसल स्पाज्म की वजह से व्यक्ति हिप कॉन्ट्रैक्चर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा हिप का, जिसकी वजह से फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर आपको दिख सकते हैं हिप्स में। चलिए, ऐसा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इन लेक्चर्स में इंक्लूडेड है तो बस आपको इतना सा ही पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 619 में। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु डेवलप्ड एसेप्टिक नेक्रोसिस। एक व्यक्ति में एसेप्टिक नेक्रोसिस हो गया है आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ फीमर। फीमर का हेड फ्रैक्चर के बाद व्यक्ति में एसेप्टिक नेक्रोसिस हो गया है। द क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट एसेप्टिक नेक्रोसिस इज एसोसिएटेड विद विच फैक्टर। किस फैक्टर से एसोसिएटेड है एसेप्टिक नेक्रोसिस? तो याद रखें बच्चे, काफ़ी बार फ्रैक्चर के बाद क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है बोन को वो कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको दिख सकता है कि इस बोन के पास क्या नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो चुकी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन इस बोन को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से डेवलप हो सकता है एसेप्टिक नेक्रोसिस। तो याद रखें, इसका रीज़न है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर। फीमर को अगर ब्लड सप्लाई जो मिल रही थी वो अब कट ऑफ हो चुकी है फ्रैक्चर की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में देखा जा सकता है एसेप्टिक नेक्रोसिस होता हुआ व्यक्ति को। आंसर जाएगा लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 620। टू रिड्यूस हिप फ्रैक्चर द क्लाइंट इज प्लेस्ड इन ट्रैक्शन बिफोर सर्जरी फॉर ओपन रिडक्शन इन इंटरनल फिक्सेशन। व्यक्ति को ट्रैक्शन में रखा गया है बिकॉज द क्लाइंट स्लीपिंग डाउन द बेड, इंक्रीज काउंटर ट्रैक्शन इज ऑर्डर्ड। हाउ डज द नर्स इंक्रीज द काउंटर ट्रैक्शन? बच्चे ऐसा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस सुन लीजिए कि एक व्यक्ति को ट्रैक्शन में रखा गया है, वो बेड से स्लीप कर रहा है, तो उसको कहा गया है कि काउंटर ट्रैक्शन जो होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो काउंटर ट्रैक्शन को कैसे बढ़ाया जाता है? तो व्यक्ति को अगर आप टेंडलबर्ग पोजीशन में रख देंगे, फुट एंड को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो ग्रेविटी की वजह से काउंटर ट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो यूज़ अ स्लाइट टेंडलबर्ग पोजीशन, ये इसका सही उत्तर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से अगर आप फुट एंड को इंक्रीज कर दोगे तो ग्रेविटी की वजह से काउंटर ट्रैक्शन उस पेशेंट पर अप्लाई होगा। ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस हल्का सा आप इतना ध्यान रख लीजिए, दैट्स इनफ। नेक्स्ट